बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत हैं और उन पर आपके साथ मालूमात शेयर करनी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे अमेरिका की, और उसके बाद गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के सियासी बहरान पर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा अमेरिका इंतहाई नाकाम रहा है। सूरत हाल ये रही है कि अमरीकियों ने इस दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को घास तक नहीं डाली, और सूरत हाल यहाँ तक थी कि सेक्रेटरी ख़ारजा ने मुलाकात तक नहीं की, और उस के बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इसरार के बावजूद इन्हें फ़ोन पर तनख्वाह दिया गया, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वैंडी शेरमैन से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा किया गया। इस मुलाकात के हवाले से ज़राए ने ये बताया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से 3 मुतालबात किए गए हैं जो मेन है, और भी मुतालबात हैं, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट मुतालबात हैं वो 3 हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बताएं कि ये सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने क्यों मुलाकात से इनकार किया। नाज़रीन, इस हवाले से वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे से पहले भारतीय लॉबी फ़ाल थी, और उन्होंने कोशिश की कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दौरा नाकाम रहे और इसमें वो कामयाब भी रहे। नाज़रीन, एंटोनी ब्लिंकन ने ये मुलाकात से जब इनकार किया तो उसके बाद हमारे सफारतकारों ने दोबारा रब्ता किया तो सिर्फ फ़ोन पर ही इत्तफ़ाक़ किया गया, और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो उम्मीदें लेकर गए थे वो सारी नाकाम हो गई हैं, और इसमें भारत को कामयाबी मिली है। नाज़रीन, इसी एंटोनी ब्लिंकन ने एक दफ़ा मोदी के ख़िलाफ़ बयान दिया था, जिस पर भारतीय लॉबी फ़ाल हो गई थी, और उन्होंने इसको एक टारगेट के तौर पे लिया, और फिर इनकी ब्लिंकन की सोच में तब्दीली आई और अब वो इंडिया के गुण गाते दिखाई देते हैं। ये इंडियन लॉबी की कोशिशें थी जिस पर वो कामयाब हुए, जबकि हमारी तरफ से वहाँ पे कोई ऐसी लॉबिंग नहीं है, कोई ऐसा मौसर नेटवर्क नहीं है कि जिसकी वजह से अमरीकियों में अपना असर व रसूख बढ़ाया जा सके। हम हमेशा वही ग़ुलामाना तरीक़ाकार के मुताबिक उनके साथ आका और ग़ुलाम का रिश्ता रखे हुए हैं, और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि कोई अमरीकी उन्हें हमारे यदि हुक्मरानों को खुश होकर हाथ मिला ले तो ये खुशी से फूले नहीं समाते। अब नाज़रीन, इस दौरे में जो वैंडी शेरमैन से मुलाकात हुई उसमें 3 बड़े अहम मुतालबे थे अमेरिका की जानिब से, जो ज़ाहिर है अमेरिका हमेशा डू मोर के ही मुतालबे करता रहा है, और अब जो 3 मुतालबे थे उनमें पहला मुतालबा ये था कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी मुहिम जारी रखे और इमरान ख़ान को इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहिए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये कहा गया कि हुकूमत अपने जितने वसाइल बरूए कार ला सकती है वो बरूए कार लाए, और इमरान ख़ान दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। दूसरा और अहम जो इस मुलाकात में बिलावल को एक टारगेट दिया गया वो ये था कि तालिबान जो है वो ख़वातीन की एक्टिविटीज़ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तालिबात के यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ख़वातीन के NGOs में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और ऐसी दीगर जो पाबंदियाँ ख़वातीन के हवाले से तालिबान लगा रहे हैं उसके हवाले से पाकिस्तान को ये टारगेट दिया गया है कि वो तालिबान से बात करें और तालिबान को इस बात पर आमादा करें कि ख़वातीन के लिए पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ। तो ये नाज़रीन दूसरा मुतालबा था। और तीसरा मुतालबा अमेरिका की जानिब से ये किया गया है कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ दे और अमेरिका की पॉलिसी की तायीद करे। नाज़रीन, इस जंग में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है जबकि रूस की मुखालफत में है, तो अमेरिका यूक्रेन को जहां हिमायत का इजहार कर रहा है वहीं उसको भारी असलहा भी फराहम कर रहा है। गुज़श्ता दिनों यूक्रेन के सदर ने अमेरिका का दौरा भी किया और वहां उन्होंने कांग्रेस से भी खिताब किया, और अपने इस खिताब में यूक्रेन के सदर ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि हम रूस के साथ अपनी नहीं बल्कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग के जो अखराजात हैं वो भी अमेरिका को ही उठाने चाहिए। तो जिस पर अमेरिका ने भारी इमदाद दी है उसको, और उसके अलावा भारी असलहा भी फराहम किया जा रहा है। तो इस जंग में अब अमेरिका की इस मुदाखलत के बाद ये तासुर पैदा हो गया है कि ये जंग मज़ीद तवील हो सकती है।
یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ امریکہ پر جب ملاقات ہوئی ان کی شرمین سے، وینڈی شرمین سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو ہے وہ یوکرین کی حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو امداد دی گئی ہے، اور اس امداد کے لیے یہ پابند کیا گیا ہے کہ یہ صرف سیلاب متاثرین پر ہی خرچ ہوگی۔ ناظرین، یہ امریکہ کی جانب سے یہ زور دے کر کہنا کہ یہ سیلاب متاثرین پر خرچ ہوگی، اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ بھی اب ہمارے حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں بدعنوانی میں بہت سا مال ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تاثر امریکہ میں حکمرانوں کے حوالے سے بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ ہمارے گہرے دوست محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بھی براہ راست وزیر اعظم سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ ڈائریکٹ آرمی چیف سے رابطہ کرتے ہیں اور آرمی چیف کے ساتھ ہی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح چین کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چین بھی پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ براہ راست تعلقات اور مذاکرات نہیں کر رہا، بلکہ اس سے بھی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی آرمی سے ہی رابطہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس نے ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا ہے، اور ہم ایسا ایسا مزید تنہائی کے ان اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ اور اس کا بنیادی فیکٹر ناظرین یہی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی ایسی ایک تعارف دنیا میں ہو گیا ہے، کیونکہ ماضی قریب میں جب جنرل باجوہ صاحب پاکستان کے آرمی چیف تھے تو جنرل صاحب پوری دنیا کے دورے کیے انہوں نے، اور پاکستان کے سارے معاملات وہ خود ڈیل کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ کی جانب سے پاکستان کی نمائندگی کرنا اور سارے معاملات معاہدے خود کرنا اس بات کی دلیل ثابت ہوا کہ حکمران نااہل ہیں اور سارے معاملات فوج ہی دیکھتی ہے۔ تو اب دنیا یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کی مالک فوج ہے۔ تو یہ تاثر جو ہے وہ ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ہم اتنے نااہل ہیں کہ جب ہم کچھ بن نہیں پتا ہم سے تو ہم پھر فوجیوں کو آگے کر دیتے ہیں، ہم آرمی چیف کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ سعودی عرب میں بھی پیش آیا کہ جب شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ آپ ہماری $3 ارب کی جو امداد ہے اس کے حوالے سے جا کے محمد بن سلمان سے بات کریں، تو یہ تاثر غلط ہے، اور اس سے سیاستدانوں کی جو ہے وہ اہمیت کم ہوتی ہے کہ حکمران پاکستان کے نااہل ہیں کہ وہ ایسا کوئی معاہدہ یا مذاکرات نہیں کر سکتے کہ جس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہو، اس لیے یہ فوج کو آگے کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فوج کے اس کردار کو بھی سیاست میں مداخلت قرار دیتے ہوئے شور مچاتے ہیں کہ فوج کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، جبکہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے فوج کو مجبوراً ان معاملات میں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھا پاکستان کا سیاسی بحران۔ ناظرین، یہ بحران واقعی دن بدن گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ یہ اگر مستقبل قریب میں یہ حل ہو۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے میں نے اپنے کچھ دن پہلے کے ولاگ میں کہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ بیک ڈور ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے اب بھی میں اپنی اس خبر پر قائم ہوں، کیونکہ بیک ڈور کچھ ایسے رابطے چل رہے ہیں جن میں توقع کی جاتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ لیکن ناظرین، یہ جو رجیم چینج کے بعد کی صورتحال ہوئی ہے پاکستان میں، یہ اچانک نہیں ہوئی، یہ رجیم چینج کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس سیاسی بحران کے حوالے سے ایک عرصے سے پاکستان دشمن قوتیں کام کر رہی تھی، کبھی ہمیں لسانی بنیادوں پر، کبھی ہمیں مذہبی بنیادوں پر، کبھی ہمیں فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، ہمارے 4 صوبے ہیں اور 2 صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو مشرق میں ہمارے بھارت ہے، مغرب میں افغانستان ہے، اور ہمارے یہ دونوں بارڈر اب غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال اسی وجہ سے تھی کہ اس پر ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا۔ اگر بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو ان کے پیچھے بھی پاکستان دشمن قوتیں تھیں، اگر سندھ میں کوئی تحریک چل رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے رہنماؤں کو تقسیم کر دیا اور ان کو وہ ایجنڈا دیا کہ جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ سندھیوں کے رہنما ہیں، اختر مینگل کو دیکھیں تو وہ بلوچوں کے رہنما ہیں، نواز شریف کو دیکھیں تو وہ پنجابیوں کے رہنما ہیں، لیکن ہم یہاں سب کچھ ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، اگر نہیں ہے تو پاکستانی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اپنا تعارف پاکستانی کے طور پر کرائے، اور ہر صوبے کا
बासी हर सूबे के रहायशी ये समझते हैं कि वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो बलोची है, वो पठान है। नाज़रीन, ये वो तकसीम थी जिस पर दुश्मन एक अरसे से काम कर रहा था और उसने हमें लिसानी बुनियादों पर तकसीम कर दिया है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान के हसार से निकल कर एक पाकिस्तानी बनकर सोचें तो हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, इस हवाले से ये जो मामलात हैं इसमें बाकायदा तौर पर ये एक प्लानिंग के तहत ये सूरत हाल पैदा की गई है कि आज हम तकसीम दर तकसीम हैं और पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी की जो लहर है ये भी उसी पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे का हिस्सा है। और इसके बाद नाज़रीन फ़िरका वाराना फसादात की भी मुस्तक़बिल करीब में ख़दशात पाए जाते हैं। ऐसी इतलात हैं ज़राए की जानिब से कि मुल्क में एक बार फिर फ़िरका वाराना फसादात करवा दिए जाएँ। उस हवाले से एक कालदम जमात को प्रमोट किया जा रहा है और उसकी फंडिंग की जा रही है और उससे जलसे करवाए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में भी एक जलसा हुआ और आप हैरान हो गए कि इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद कि कालादम जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इंतज़ामिया की सरपरस्ती में ये जलसा करवाया गया। इसी तरह नाज़रीन, बहुत से और भी मौक़ों पे ऐसी कालादम जमातों के को प्रमोट किया गया और उनके साथ भरपूर हुकूमती रियासती सतह से पर तामुन किया गया। और इस हवाले से बाज़ गैर मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि वज़ीर दाखिला हमारे राना सनाउल्लाह साहब की खसूसी आशीर्वाद है और उनकी इस आशीर्वाद की वजह से ये कालादम जमातों के जो कारकुन हैं, ये जो रहनुमा हैं, ये दोबारा फ़ाल हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वो गैर मुल्की एजेंडा है जो पाकिस्तान के अवाम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बहरानों की जद में रखना है। कभी हम सियासी बहरान में होते हैं, कभी हम मजहबी बहरान में होते हैं, कभी हम लिसानी बहरान में होते हैं, कभी हम मुआशी बहरान में होते हैं। और हमारे दुश्मनों का मकसद यही है कि पाकिस्तानी इन मसाइल में ही उलझे रहें, इन बहरानों में ही उलझे रहें और इनको इतनी फुर्सत न मिले कि वो अपनी तरक्की के लिए सोच सकें। तो नाज़रीन, हम तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, हम तमाम सूबों के लोगों को, हम तमाम सियासी जमातों के लोगों को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की बका हमारे इत्तेहाद में मुज़मिर है, हमारी वहदत में मुज़मिर है और हमारे इस इत्तफ़ाक़ में मुज़मिर है। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो पाकिस्तान के ये सारे बहरान ख़त्म हो जाएंगे और दुश्मन की साजिशें भी नाकाम हो जाएंगी। ये थी अब तक की अपडेट। तो तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।